ग्राहकों को उच्च कोटि की सेवा मुहैया कराने में अग्रणी भूमिका देने वाली पंजाब नेशनल बैंक अपने The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9 Milestone, फतेहाबाद रोड, आगरा। जय झूलेलाल विशाल सांस्कृतिक भव्य मेला 11-12 अप्रैल 2021 कोठी मीना बाजार आगरा पे जय झूलेलाल मेला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हलो 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 झूलण जे मेले में हलो। कोठी मीना बाजार 11-12 अप्रैल शाम 4 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। आगरा में नाइट कर्फ्यू के दौरान सोमवार रात 9 बजे के बाद हर गतिविधि पर रहेगी बंदी। रात्रि 9 बजे से पहले करें विवाह आयोजन, चाहे बैंड पर दावा। 100 लोगों से ज्यादा की नहीं होगी अनुमति। इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू। आगरा में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 130 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 751। आगरा की सदर तहसील में लाखों की चोरी होने से मचा हड़कंप। सब रजिस्ट्रार चतुर्थ के ऑफिस से हुई लाखों की चोरी। तीन दशकों से अधिक जलभराव की समस्या का हुआ निस्तारण। आगरा के वार्ड 73 के सिकंदरा बजरंग नगर में नाले का निर्माण कार्य हुआ लोकार्पण। क्षेत्रीय जनता ने महापौर नवीन जैन का किया आभार व्यक्त। ताजनगरी में मिनरल पानी की प्याऊ का किया उद्घाटन। भारत विकास परिषद निकुंज शाखा ने की शुरुआत। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया उद्घाटन। किसान के खलिहान में लगी भीषण आग। खेत में रखी 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। शमशाबाद क्षेत्र के दौलत रामवास गांव का मामला। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बढ़ रही है जागरूकता। ताजनगरी में श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा लगाया गया निःशुल्क कैंप। 500 से अधिक लोगों ने लगवाया कोविड-19 का टीकाकरण। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए आयोजन में किए बदलाव। ताजनगरी में 14 अप्रैल को निकलने वाली अंबेडकर शोभा यात्रा इस बार दिन में निकाली जाएगी। अंतिम चरणों में और रोचक हो रहा है चुनाव। आगामी 15 अप्रैल को होना है प्रथम चरण का मतदान। धनौली में 2 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर। बिचपुरी ब्लॉक के अजीतपुर ग्राम पंचायत का मामला। चुनाव मैदान में 20 प्रत्याशी, हर प्रत्याशी कर रहा जीत का दावा। ताजनगरी में यमुना नदी में नहाने गए 3 दोस्त एक साथ डूबे। एक का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मथुरा। ऊर्जा मंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी, एसएसपी और जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन में जारी है नशे कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही। फिरोजाबाद पुलिस को मिली सूचना पर करोड़ों का माल हुआ बरामद।
नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद मथुरा जंक्शन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर हराने वाले व्यक्ति की जा रही जांच। अज्ञात चोर अभी तक तो लोगों के सूने घरों और दुकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन कुछ अज्ञात चोरों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों में भी अपने हाथों का कारनामा दिखाना शुरू कर दिया है। मामला सदर तहसील से जुड़ा है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सदर तहसील के उप निबंधक सदर चतुर्थ एवं पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर कार्यालय की अलमारी में रखे जरूरी कागजात और नकदी लेकर फरार हो गए। तहसील स्थित सब रजिस्ट्रार चतुर्थ के कार्यालय में हुई चोरी की सूचना मिलते ही एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे सीओ लोहामंडी थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी मौके पर बुला लिया, तो वहीं कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। अज्ञात चोर अभी तक तो लोगों के सूने घरों और दुकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन कुछ अज्ञात चोरों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों में भी अपने हाथों का कारनामा दिखाना शुरू कर दिया है। मामला सदर तहसील से जुड़ा हुआ है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सदर तहसील के उप निबंधक सदर चतुर्थ विभाग पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर कार्यालय की अलमारी में रखे जरूरी कागजात और नकदी लेकर फरार हो गए। तहसील स्थित सब रजिस्टर चतुर्थ के कार्यालय में हुई चोरी की सूचना मिलते ही एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे सीओ लोहामंडी थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी मौके पर बुला लिया, तो वहीं कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। देखिए, आज सदर तहसील में सवेरे एक सूचना मिली थी कि उनके जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे एक चोरी की घटना सामने आई है। मौके पे हमारा डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट थाना पुलिस हम लोगों ने भेजा था और मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण जो है वो किया गया था। सीसीटीवी फुटेजेस भी उस एरिया में काफ़ी मौजूद है। हम लोग खोज रहे हैं, जो भी सीसीटीवी कैमराज है उनके फुटेजेस भी हम लोग निकाल रहे हैं। जल्दी जो है हम लोग जो है मुलजिम तक पहुंच जाएंगे। लगभग 4,61,000 के आसपास की अमाउंट बताई जा रही है। उस अमाउंट को 100% रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। पूरा मामला सदर तहसील से जुड़ा हुआ है। सदर तहसील में उप निबंधक सदर चतुर्थ पंजीकरण अधिकारी का कार्यालय है। यह कार्यालय सब रजिस्ट्रार चतुर्थ संदेश चौधरी का है। बीती रात अज्ञात चोरों ने कार्यालय में रखी अलमारी के ताले तोड़े और उसमें जरूरी कागजात व नकदी लेकर फरार हो गए। इस पूरी घटना की जानकारी सुबह कार्यालय खोलने के दौरान हुई। कार्यालय में रखी अलमारी के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। इस पूरी घटना की जानकारी तुरंत क्षेत्रीय पुलिस को दी गई और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि अज्ञात चोरों ने कार्यालय का शीशा तोड़कर कार्यालय के अंदर प्रवेश किया और फिर उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को मौके पर बुलाया है। वहीं पुलिस अज्ञात चोरों तक पहुंचने के लिए साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। अज्ञात चोर तक पहुंचने के लिए पुलिस कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। सदर तहसील में हुई चोरी की वारदात से अधिकारियों व स्टाफ में हड़कंप मच गया है। भीषण गर्मी में सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए भारत विकास परिषद निकुंज शाखा ने यमुना किनारा रोड अम्बेडकर पुल के पास यमुना में आरती स्थल पर मिनरल पानी की प्याऊ की शुरुआत की है। प्याऊ का उद्घाटन भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शाखा के पदाधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। भीषण गर्मी में सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए भारत विकास परिषद निकुंज शाखा ने यमुना किनारा रोड अम्बेडकर पुल के पास यमुना मैया आरती स्थल पर मिनरल पानी की प्याऊ की शुरुआत की है। प्याऊ का उद्घाटन भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शाखा के पदाधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बाइट। भारत विकास परिषद निकुंज शाखा से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि वे लगातार मानव सेवा से जुड़े कार्य करते रहते हैं। उसी कड़ी में प्याऊ की शुरुआत की गई। इसके साथ ही संस्था ब्लड डोनेशन कैंप के साथ कई और बड़े आयोजन कर मानव सेवा के क्षेत्र में बड़ी मिसाल कायम कर चुकी है। शमशाद जुड़े पदाधिकारियों के कार्य की सराहना यहाँ मौजूद लोगों ने भी। विकास परिषद मानव की सेवा ही एक धर्म है। इस मंत्र को अगर कहीं देखना है तो भारत विकास परिषद में देखा जा सकता है। गर्मी प्रारंभ हुई, भारत विकास परिषद यमुना किनारा रोड पर हर वर्ष एक शुद्ध पेयजल का प्याऊ लगाता है। आज भी वह प्याऊ लग रहा है। अनेक वर्षों से मेरा यहाँ आना रहता है। भारत विकास परिषद का जो सेवा कार्य है
बड़ा अनुकरणीय है। मैं आज केवल प्याऊ के उद्घाटन पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, निरंतर ईश्वर, भारत माता एवं हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद हमको इतना बल प्रदान करें, हमें इतनी शक्ति दें जिससे हम अपने सेवा के कार्य में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसित होते रहें। पानी की प्याऊ का जो कार्यक्रम है, हम लोग निरंतर हर साल यहाँ लगाते आए हैं काफी सालों से, और इस प्याऊ में हम लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आरओ का पानी होता है वो हम पीते हैं, वही अपने राहगीरों को उनको पिलाते हैं पानी। और साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक जानवरों के लिए भी पानी की पिलाने के लिए हमने व्यवस्था की है कि जो जानवरों को पानी नहीं मिल पाता है, जो पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है, उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। भारत विकास परिषद भी सभी ब्रांचें आगरा में पूरे शहर में जगह जगह प्याऊ पानी की लगाती हैं। संरक्षक सुभाष कुमार वर्मा, निकुंज भारत विकास परिषद। पिछले गत वर्षों के बाद इस वर्ष भी हमने इस प्याऊ का उद्घाटन करके अपने जमुना किनारे राहगीरों के लिए सुविधा प्रदान की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े पदाधिकारियों के साथ शहर की कई संस्था से जुड़े लोग और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। थाना क्षेत्र के गांव बांस दौलतराम में किसान की गेहूं के खलिहान में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते थोड़ी देर में विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीण आग पर काबू पा पाते, जब तक खलिहान में रखे गेहूं जलकर राख हो गए। पीड़ित किसान ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। गांव बांस दौलतराम में किसान के गेहूं के खलिहान में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते थोड़ी देर में विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाता, जब तक खलिहान में रखे गेहूं जलकर राख हो गए। पीड़ित किसान ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बता दें, ब्लॉक के गांव बांस दौलतराम निवासी हाकिम सिंह पुत्र पन्ना लाल के 8 बीघा खेत के गेहूं का खलिहान लगा हुआ था। खलिहान में रात्रि करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की सूचना मौके पर इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीणों ने मिलकर काफी देर तक आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग विकराल रूप की वजह से पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। भयानक खेत में लगी आग से किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। साहब हम तो घर आए, कल लेकर सूता करा यार, रात में कुटवावते तो हम तो जब हमें लोग गत्ते खानों खाए के ऊपर चढ़े जाती, हम तो जी अल्लाह बाबू का आग लग गई तब बाजे पता चल पाया है कि आग किसने लगाई? हाँ जी बता रहे देखे थे कि 2 मोटरसाइकिल में 2 आदमी आए और वे आग लगाए के नहीं और भाज गए। अच्छा, अगर आपका आंकलन लगाया जाए कितने का नुकसान हुआ आपका जो गेहूं का? 2-2.25 लाख रुपए का। खेत कितने खेत का? ये 8 बीघा टोटल का। 8 बीघा खेत का था। पुलिस मौके पर है? पुलिस आपकी तरफ से अभी कोई तहरीर दी गई है? अभी कुछ नहीं दी भाई। पीड़ित किसान ने रंजिश की आशंका जताते हुए 3 लोगों को नामजद और 3-4 अन्य के खिलाफ थाना शमशाबाद में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से खेत में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग भी की है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन कराने के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा आयोजित निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप में 510 लोगों की वैक्सीनेशन कराने के बाद कई लोगों को बारी ना पाने के कारण निराश ही लौटना पड़ा। कोविड-19 वैक्सीनेशन कराने के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता तेजी से बढ़ रहा है। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा आयोजित निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप में 510 लोगों की वैक्सीनेशन कराने के बाद कई लोगों को बारी न पाने के कारण निराश लौटना पड़ा। आज संस्था ने कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप और जागरूकता कैंप लगाया है, जिसमें पब्लिक को बहुत आवश्यकता है इस समय वैक्सीन लगवाने के लिए, और हमारी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी काफी इस पर दबाव दे रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों पे वैक्सीन लगे। वैक्सीनेशन जागरूकता कैंप आज यहाँ गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा लगाया गया है। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन करने की अपील की जा रही है और उनको जिन लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जो भ्रांतियां हैं और जो उनको उनके सवाल है उनका जवाब भी उनको प्रॉपर दिया जा रहा है। काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जिनको दूसरी वैक्सीन की डोज लगाने के लिए जो आए थे 28 दिन के हिसाब से,
उनको ये भी बताया जा रहा है कि 42 से 60 दिन के अंतराल पर ही वैक्सीन लगाएं। प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुए कैंप में दोपहर 11:30 बजे तक 416 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। वर्तमान में विजयनगर कॉलोनी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीवरी मंडी में आयोजित कैंप में 45 से अधिक उम्र के लोगों को भीड़ अधिक होने के कारण अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। कैंप शाम 6 बजे तक चला। उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में शुमार आगरा की भीमनगरी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा हर वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक रूप से मनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आयोजन में कई बदलाव किए गए हैं। इस वर्ष भीमनगरी आयोजन की 25वीं वर्षगांठ थी, लिहाजा आयोजन समिति इस वर्ष के आयोजन को भीमनगरी रजत जयंती समारोह के रूप में मनाने जा रही थी, लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन आने के बाद कार्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में शुमार आगरा की भीमनगरी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा हर वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक रूप से मनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आयोजन में कई बदलाव किए गए हैं। इस वर्ष भीमनगरी आयोजन की 25वीं वर्षगांठ थी, लिहाजा आयोजन समिति इस वर्ष के आयोजन को भीमनगरी रजत जयंती समारोह के रूप में मनाने जा रही थी, लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन आने के बाद कार्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। समारोह समिति के अध्यक्ष विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश और भीमनगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष भरत सिंह पिप्पल ने बताया कि हर वर्ष 14 अप्रैल को निकलने वाली शोभा यात्रा इस बार दिन में निकाली जाएगी। प्रतिवर्ष यह आयोजन पूरी रात चलता था और भीमनगरी स्थल पर शोभा यात्रा सुबह पहुंचती थी, जबकि इस बार शोभा यात्रा 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और शाम 8 बजे तक भीमनगरी स्थल पर पहुंच जाएगी। दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं और जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकारी जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे कार्यक्रम दिन में कर रहे हैं और 9 बजे से जो लॉकडाउन का जो नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है उससे पहले हम सारे कार्यक्रमों का समापन कर देंगे। और शोभा यात्रा जो परंपरागत रूट बना हुआ है वहां से होते हुए 8 बजे शाम को ही 14 तारीख को ये शोभा यात्रा का समापन होगा। 15 तारीख को भीमनगरी के कार्यक्रम होंगे और अंतर सिर्फ ये है कि हम जो 6 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे और 8:30 बजे हम जो भी कार्यक्रम होंगे उनका समापन कर देंगे। हमने कई कार्यक्रमों में कटौती भी की है। हमने जो कल्चरल प्रोग्राम जो होते थे उसमें कटौती की है और भी कई कार्यक्रम जो कटौती की गई। हम चाहते हैं कि सरकारी गाइडलाइन का कर्फ्यू लगने से पहले हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जाएं। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये 130वीं जन्म जयंती रजत जयंती के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश कोविड-19 की वजह से हमारा 2 वर्ष से ये कार्यक्रम जो है छिन्न भिन्न हो रहा है, लेकिन बड़े शिद्दत के साथ और जोश गर्मी के साथ 2021 में रजत जयंती का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, बुलंद हौसले होते हैं तो मंजिलें आसान होती हैं। इसी क्रम में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को दिन के 12 बजे से निकालेंगे और विभिन्न पुराने क्षेत्रों से होते हुए रावतपाड़ा, पीपलवंटी, फुलट्टी बाजार, दीवानी, कोतवाली होते हुए हम सरवट्टी चौराहे पे पहुंचेंगे और सभी क्षेत्रों से होते हुए रात्रि को करीब 8 बजे हम भीमनगरी के मंच पर पहुंचेंगे, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करेंगे और 15 तारीख को रात्रि को 6 बजे से हम 6:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे, जो रात्रि को हम 8:30 बजे तक सबको समापन कर लेंगे। वही भीमनगरी आयोजन इस बार बिजलीघर स्थित रामलीला मैदान में हो रही है, जिसकी भव्यता के साथ तैयारियां चल रही है। राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि इस आयोजन के दौरान जहां 15 अप्रैल को भीमनगरी का उद्घाटन होगा तो वहीं 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह, 17 अप्रैल को समापन होगा। सभी कार्यक्रम प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे तक समाप्त कर दिए जाएंगे। वहीं आयोजन समिति के संरक्षक करतार सिंह भारती ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन विशेष ध्यान में रखते हुए आयोजन को संपन्न कराया जाएगा। सभी झांकियां काफी दूरी पर रहेंगी और भीमनगरी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि कोई दिक्कत न आए। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट दोनों का जो स्वरूप है
और लगभग 150 मीटर बाई 50 मीटर का ये मंच हमारा जो रहेगा। क्योंकि राष्ट्रपति आने वाले थे, हमने उसकी पहले ही घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट दोनों के रूप में एक संयुक्त ये मंच का ये पहली बार ऐसा हुआ है। और 2001 में जब मैं भीमनगरी का अध्यक्ष था गोपालपुरे में, उस समय भी ये पार्लियामेंट बनी थी। तो एक भव्य मंच तैयार किया गया है और कलकत्ता के कारीगर आकर के उसको जो उन्होंने जो तैयार किया है, आप देखेंगे तो स्वयं प्रशंसा कर। रजत जयंती समारोह समिति के महामंत्री अशोक पिप्पल ने बताया कि सभी विवाह मंच पर 16 अप्रैल को होंगे, जिसके लिए दोपहर 2 बजे से छिपीटोला स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन से लगभग 51 जोड़ों की सामूहिक बारात निकलेगी, जो बिजलीघर स्थित मुख्य मंच पर पहुंचेगी और यहीं पर विवाह संपन्न कराए जाएंगे। सामने बता दिया गया है। मुझे मात्र इतना निवेदन करना है कि इस बार की जो परिस्थितियां, प्रोटोकॉल जो हमारे बीच में कोविड का जो प्रभाव आया है उसकी वजह से बनी है, उसकी वजह से 1979 में भी दोपहर में हमने झांकी निकाली थी। इस बार भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दोपहर में ही झांकी 12 बजे प्रारंभ हम लोग कर देंगे 14 अप्रैल की, और रात के 8 बजे तक उसे समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी कार्यक्रम भी बता दिए गए हैं आपको, 15 का, 16 का, 17 का। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर जो लाखों लोगों में श्रद्धा है, आगरा के लोगों में भावना है, वो सब इस बात से प्रदर्शित होती है कि सैकड़ों संख्या में झांकी दिखाने के लिए लोग तत्पर हैं। नाला काजीपाड़ा से शोभा यात्रा सैकड़ों की संख्या में झांकियां निकाली जाती हैं, हाथी निकाला जाता है। मैंने रात को सभी नेतृत्व है अपना, उसको सूचना कर दी है और उनको फोन पे से भी संपर्क किया है कि 14 तारीख को थोड़ी सी आवाजाही में थोड़ी सी कोरोना के काल के देखते हुए थोड़ी सी ढील दे, आने जाने वालों को परेशान ना करें। मैंने सभी अपने नेतृत्व को इस अवगत करा दिया है। यही मेरा है कि सभी शहरवासियों से अम्बेडकर जयंती को बड़ी धूमधाम से बनाएं, कोरोना का पालन करें। भीमनगरी का उद्घाटन करने के लिए इस बार प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। हालांकि समिति की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी बाईपास सर्जरी के चलते वे इस आयोजन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 17 अप्रैल को समापन के मौके पर जहां समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान होगा, तो वहीं अगले वर्ष की भीमनगरी की विधिवत घोषणा भी की जाएगी। पंचायत चुनाव के मतदान के आखिरी चरणों में चुनाव और ज्यादा रोचक होता जा रहा है। प्रथम चरण के इस मतदान में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और जीत के लिए साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है। क्या है धनौली का चुनाव, आइए देखते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ के साथ। महज 4 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव होने में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पंचायत धनौली में हम इस समय मौजूद हैं और यहां से हम बता रहे हैं कि राजू प्रधान, जो पूर्व प्रधान भी रहे हैं, प्रधान परिवार के साथ में इस समय ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी धर्मपत्नी इंदिरा देवी इस समय भी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। आखिर किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है? महज 4 दिन के अंदर चुनाव ने पूरा पलटा ले लिया है और जगह जगह जन समर्थन के साथ में भारी हर्षोल्लास भी यहाँ वोटरों में देखा जा रहा है। पूर्व प्रधान अनिल प्रकाश और सूखा के साथ में हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो जीत के दावे कर रहे हैं। ये जनता का प्यार जो आप दिखाई दे रहा है और ये जनता के आशीर्वाद से जीत में कोई संदेह नहीं है।
2010 में 8,422 मतों से जिताने का काम किया था इसी जनता ने, और ये जनता इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है और कम से कम 10,000 के पार इस जीत का अंतर ले जाने को। प्रधान जी, हम दो बात अगर देखें, गाजियाबाद पहले नंबर की उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत धनौली है, और दो बड़े काम हुए। सबसे पहले 8,422 मतों से जीतकर आपने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड हासिल किया, और उसके बाद में विकास कार्यों को लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आखिर किस तरीके की लहर आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में आपके वहाँ कन्नी भी खड़ी हुई है? न कोई कन्नी है, न कोई अन्नी है, और न कोई पन्नी है, यहाँ तो सिर्फ इमली है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि जो उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जो एक कीर्तिमान बनाया था, ग्रीन बुक में नोट है उत्तर प्रदेश की में 8,422 मतों से जिताने का, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये जीत 10,000 के पार ले जाएंगे। रही बात विकास की, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकास कराने का श्रेय अगर मिला है तो ग्राम पंचायत धनौली को मिला है, जिसने 11,67,65,000 के विकास कार्य कराए हैं, और उसी का नतीजा है आज भी विकास कार्य चल रहे थे, मगर कुछ शरारती तत्वों ने उस विकास कार्य की शिकायत करके रुकवा दिया है, जबकि उन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति डीएम साहब से मैं ले चुका था। तो ये विकास की जीत होगी और ये धनौली की जनता की जीत होगी। इस बार का हम जो चुनाव देख रहे हैं, विकास पर होगा, शिक्षा पर होगा, या किस और मुद्दे पर होने जा रहा है? ये विकास के मुद्दे का चुनाव है, क्योंकि जनता में हमारा जो प्रेम प्यार है, जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में हम हमेशा साथ रहते हैं, और उसी का नतीजा आप देख रहे होंगे। ये जन सैलाब के रूप में, जो मैं कभी विधानसभाओं के चुनावों में भी इस तरीके की नुक्कड़ सभाएं नहीं देख पाता हूँ, जो एक पंचायत चुनाव में ये विशाल जनसभा के रूप में ये नुक्कड़ सभाएं मैं देख रहा हूँ, तो इससे ज्यादा मेरे लिए गौरवान की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पूर्व प्रधान रहे, 8,422 मतों से जीते अनिल प्रकाश सूखा से हमारी बात हुई। इस समय हम बात कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी और ग्राम पंचायत धनौली के जो प्रत्याशी हैं, उनके पति राजू प्रधान से। आखिर किस तरीके का जनसैलाब आपको दिख रहा है? देखिए, कोई यूं ही जलजला पैदा नहीं होता है। लोगों से जुड़ोगे, उनके दुख दर्द में शरीक रहोगे, उनकी सुनोगे, समस्याओं का समाधान करोगे, तब जनता जो इतना प्रेम प्यार करती है। ये जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है कि जनता कितना स्नेह और प्यार करती है इस परिवार को। आगामी 15 अप्रैल के दिन जब मतदान हो जाएगा, 2 मई को परिणाम आएगा, तो सब आपके सामने होगा कि जनता धनाधन इस प्रधान परिवार से कितना प्रेम प्यार करती है। क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? बिल्कुल टूटेगा सब इस वर्ष। 100% जो मेरे भाई ने अनुज ने 2010 में बनाया था 8,422 मतों का रिकॉर्ड, वो इस बार बिल्कुल जनता तोड़ने के मूड बना चुकी है, बिल्कुल उस रिकॉर्ड को तोड़। बड़ा भाई अगर छोटे भाई का रिकॉर्ड टूटेगा तो ये तो गलत है। नहीं, ये कोई उस अंदाज में न लें। ये तो परिवार की सामूहिक जीत होगी, इसमें बड़े भाई और छोटे भाई का इसमें अंतर कहाँ से ले आए आप? इस बार जो विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव होगा, या फिर ये कहें कि कई अन्य मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? नहीं, गांवों में अमूमन सफाई व्यवस्था, विकास कार्य और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होते हैं, भाईचारे के चुनाव होते हैं, यही मुद्दे होते हैं गाँव में, और कोई बड़े स्तर की राजनीति तो यहाँ होती नहीं है। इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव? बिल्कुल विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है साहब। का मतदान चल रहा है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मूल न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेदी बच चुकी है। प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं। इस बार सभी प्रत्याशियों ने पूरी तरह से दम लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार कई दलों ने अपने समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव, जिनकी पत्नी इस बार ब्रह्मा देवी वार्ड नंबर 10 से अपना भाग्य आजमा रही हैं। गणेश यादव जी से ही जानेंगे कि पिछली बार उन्होंने क्षेत्र में जो विकास कार्य किए थे वो तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस बार चुनाव के क्या समीकरण वो देखते हैं और इस बार क्षेत्र में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जी, जनता की शरण में आए हैं, अर्जी मेरी सुन लो, हाथ जोड़ के करूं मैं विनती, ब्रह्मा देवी के खजूर के पेड़ पे सुन लो। ये खजूर का पेड़ इनका चुनाव चिन्ह है और ब्रह्मा देवी हमारी चुनाव लड़ रही हैं। जनता के बीच में हम लोग विकास के साथ साथ में आने वाले भविष्य के कुछ कार्यक्रम लेके हम जा रहे हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय नहीं है, कन्या महाविद्यालय बनवाना है, और हम पूरे आगरे को देखते भी हम काम करेंगे। जो पंचायत का चुनाव होता है वो जिले को पूरे को देखता है।
पूरे जिले को देखते हुए आज इनर रिंग रोड पर खाली जमीन पड़ी हुई है एडीए की, शासन द्वारा उस पर कलेक्ट्री बना करके शिफ्ट की जाती है, तो उससे पूरे जिले को एक तो जाम से मुक्ति मिलेगी, दूसरा कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो चुकी है इनर रिंग रोड की वजह से हर जगह से आदमी 15 से 20 मिनट में कलेक्ट्रेट पे पहुंच जाएगा। तो मैं महुआ खेड़े पर कलेक्ट्रेट भी चाहता हूं और आगरा से 6 और 5 किलोमीटर के दायरे के जितने भी जो गांव हैं उन गांवों में अच्छी तरह से एनजीटी भी कहती है कि धुआं नहीं होना चाहिए, तो वहां पे पाइपलाइन पड़नी चाहिए जिससे गैस की सप्लाई अच्छी तरह से घर पे आ सके। जो सिलेंडर लाद के ले जाने पड़ते हैं वो घर पे आप 1 महीना आप गैस चलाएंगे, उसके बाद में बिल आएगा। ऐसी अनेक कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को लेकर के मुझे हॉस्पिटल बनवाना है। मेरी बेटी 2 MBBS कर चुकी हैं, उनके लिए मैं क्षेत्र में हॉस्पिटल बनवाऊं और उससे जनता को मैं फ्री इलाज करा करके उनकी समस्या का समाधान निकालूं, क्योंकि इलाज आज इतना महंगा हो चुका है जिससे खेती आरी जमीन जायदाद तक गिरवी रख जाती है। कुछ लोग करा लेते हैं मगर गरीब लोगों का इलाज कराने के लिए इतना पैसा नहीं होता है। तो मैं इस सब चीज को देखते हुए क्षेत्र की जनता के लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूं। पहले भी मैंने कीचड़ मुक्त किया है, पूरा क्षेत्र आज भी जानता है कि मैंने विकास की कितनी तेजी से काम किया था। मैं शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार को लिखता हूं, केंद्र सरकार को लिखता हूं, हर एक जगह से काम लेने की मैं क्षमता रखता हूं, क्योंकि हम जिले होता है, जिले का ऊपर प्रदेश होता है, प्रदेश के ऊपर हमारी देश की पंचायत होती है। जहां जहां हम लिखेंगे, आज तक यह जनप्रतिनिधि बनते हैं उनको यही नहीं मालूम है हम किस किस मदद से हम काम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिला पंचायत से हम काम कराएं, हम हो सकता है कि हम सहयोग ले लें तो हम PWD है, अनेक विभाग हैं, अनेक विभागों से हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी काम ला सकते हैं। इस पर आज तक कोई जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं, कि जानता भी तक नहीं है कि हमें इतना काम करना चाहिए। जिला पंचायत को जितने भी आए वो सब जमीन में घुसाते चले गए। जिला पंचायत से हमें काम करने के कई एक मार्ग हैं, उन पर हम काम करना चाहते हैं। ये तो बड़े मुद्दे रहे, ये बड़ी योजना है जो कहीं ना कहीं विधायकों और सांसदों के लिए होती हैं, और आपने काम भी कराया है। जो बरौली अहीर में मंडी बनी है, पिछली सरकार में आप ही के प्रयास से मंडी बनी थी। लेकिन जो ये पंचायत का चुनाव है, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्या भी, पिछली बार आप अध्यक्ष भी रहे, ऐसी कौन सी समस्या आप देखते हैं जो पिछली बार अछूती रह गई है, आपके कार्यकाल में आप पूरा नहीं कर पाए, इस बार उन्हें पूरा कराने का प्रयास करेंगे? असल में मेरे क्षेत्र में 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, मेरे का हर क्षेत्र में। और रही बात विधायक और MP की, छोटा भी जनप्रतिनिधि जहां से मांगता है और काम की जरूरत होती है तो हर सरकार काम देने के लिए तैयार बैठी है। आज तक जितने भी विधायक जो बनते हैं ये कार्यक्रम लेकर के सरकार के पास नहीं जाते हैं, सरकार के पास कार्यक्रम लेके जाने चाहिए। हमें वहां पे हॉस्पिटल बनवाना है, कन्या महाविद्यालय बनवाने हैं और अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें हमारे नौजवान आरक्षण ड्यूटी में चलता है, व्यापार में आरक्षण नहीं चलता है। व्यापार हर बच्चा व्यापार कर सकता है, व्यापार के माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकता है। ये सारी बातें हम जनता के बीच में करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि जनसेवक होता है, ना कि मालिक होता है। जनता चुनती है और हम लोग उनकी सेवा करने के लिए 5 साल के लिए आते हैं, ना कि हम ये नेतागिरी करने के लिए आते हैं। ये थे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव, जिनकी पत्नी ब्रह्मा देवी इस बार चुनावी समर में उतरी हुई हैं। बड़े मुद्दे हैं उनका सीधे सीधे कहना है कि एक बड़ा हॉस्पिटल कन्या विद्यालय वो क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने तमाम कार्य किए हैं जो जिला पंचायत में एक वो वानगी साबित हुए हैं। आज भी उनके कार्यों को गिना जाता है। अब देखना होगा अगर इस बार उन्हें जनता चुनती है तो उनके जो वायदे हैं, जो दावे हैं, वो उन्हें कितना पूरा करते हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव, मून न्यूज, आगरा। बिचपुरी ब्लॉक के अजीतपुर ग्राम पंचायत में 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हर प्रत्याशी अपनी जीत के दावे अपनी अपनी तरह से कर रहा है। सुबह से शुरू होने वाला यह चुनाव प्रचार देर रात तक चलता है। क्या है अजीतपुर में चुनावी माहौल, देखते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ के साथ। बिचपुरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत अजीतपुर में हम इस समय मौजूद हैं। नेम कुमारी अजीतपुर से ग्राम प्रधान की प्रत्याशी हैं। आखिर किस तरीके से चुनाव चल रहा है, जनता और जनार्दन कहां पर वोट करने जा रही हैं, क्या मुद्दे होने वाले, क्या विकास के मुद्दे पर वोट होगा, शिक्षा के मुद्दे पर वोट होगा, या फिर स्थानीय चुनाव में कोई और मुद्दा होगा। सीधे तौर पर हम बात कर रहे हैं प्रधान पद के प्रत्याशी परिवार से। किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है और कैसा जन समर्थन मिल रहा है? हमें जन समर्थन जनता का मिल रहा है, विकास के मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है, शिक्षा के भी मिल रहा है। पूर्व मैंने ग्राम पंचायत अजीतपुर में करीब 300 पेंशन विधवा वृद्धा विकलांग बनवाई है। करीब 25 हैंडपंप सरकारी मैंने लगवाए शासन प्रशासन द्वारा। अभी मेरे कुछ गरीब लोगों के लिए करीब 400 लेबर कार्ड बनवाए। जो
गरीब लोगों के साथ मैं हर समय संभव हूँ। विकास का हमें वोट मिल रहा है, आगे भी मैं प्रयास करूँगा। जनता मुझे चाह रही है, आरसीसी है, खरंजे हैं, पेंशन है, लाइट है, जो सुविधा है ग्राम पंचायत संबंध पूरी मैं करके दूंगा जनता को। जनता का मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है, मैं जनता के ऊपर विश्वास करता हूं और मैं काम करके दिखाया है और आगे चल के इससे 10 गुना काम होगा जब जिम्मेदारी मेरी होगी बिचपुरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अजीजपुर की हम बात करें तो जो पूर्व प्रधान रहा था, ऐसी कौन सी कमियां रही जो जनता आपको वोट करने जा रही है? पूर्व प्रधान जी ने बहुत देख के टीका किया है। जैसे मिट्टी डलवाई है जनता से मिट्टी डलवाई है, उसमें आरसीसी करी है, जनता पे मिट्टी डलवाई है, वहाँ 2 पैसे का विकास कार्य नहीं हुआ है, उनसे जनता बिल्कुल दुखी है। इस वजह से जनता उनको निकाल नहीं चाहती है। क्या कुछ आंकड़े हैं कितने मतों से आपकी जीत होने जा रही है इस बार? हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 1000 से ऊपर तो हमें वोट मिलेगा। ब्लॉक बिचपुरी के अजीजपुर ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से वोटिंग हो रही है, जनता का कैसा जन समर्थन मिल रहा है? 15 तारीख को ये सारा खेल स्पष्ट हो जाएगा। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, मूल न्यूज। पंजाब नेशनल बैंक का 127वां स्थापना दिवस इस वर्ष बेहद अनूठे अंदाज से मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक द्वारा CSR के अंतर्गत रामलाल वृद्धाश्रम में दैनिक उपयोग की सामान वितरण किया गया और साथ ही भविष्य में इस तरह के आयोजन लगातार करते रहने की बात कही। पिछले 127 वर्षों से बैंकिंग के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर ग्राहकों को उच्च कोटि की सेवा मुहैया कराने में अग्रणी भूमिका देने वाली पंजाब नेशनल बैंक अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक के कर्मचारी जहां एक ओर अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाज सेवा के क्षेत्र में भी पंजाब नेशनल बैंक शुरुआती दौर से ही एक अलग पायदान पर अपना स्थान बनाए हुए है। स्कूल, कॉलेज और चिकित्सीय सेवाओं में भी जनसेवा के नाम पर अपना योगदान देने के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक अन्य क्षेत्रों में भी अपने उत्कृष्ट भूमिका अदा करने में पीछे नहीं हटती। इसी क्रम में सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक ने अपना 127वां स्थापना दिवस बेहद अनूठे अंदाज में मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर CSR रामलाल वृद्धाश्रम में जरूरतमंद लोगों की जरूरत को देखते हुए दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बड़े पैमाने पर वितरित किया गया। मैं मनीष जैन, डिप्टी सर्किल हेड, रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस आगरा। ये पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम हर साल किसी न किसी अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए, हमारे सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए हर वर्ष किसी न किसी जरूरतमंद संस्था, जहां पर चाहे वृद्धाश्रम हो या अनाथालय हो या कोई भी ऐसी संस्थाएं होती हैं, वहां पर जाकर हम अपना योगदान देते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बिहाफ पर। तो उसी के तहत आज चूंकि 1895 में जो पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ 12 अप्रैल को, उसी के तहत आज हम उसकी 127वीं उसको वर्षगांठ को मनाते हुए आज के दिन इस रामलाल वृद्धाश्रम में आए हैं और अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हुए यहाँ के वृद्धजनों के हेतु जो जो चीजों की जरूरत है उन चीजों को हम यहाँ पर उनको गिफ्ट के तौर पर देने के लिए आए हैं। समय समय पर समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाली पंजाब नेशनल बैंक सोमवार को अपने इसी स्थापना दिवस के मौके पर समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग मुकाम बनाया और समाज में एक अलग पहचान बनाने का काम किया। इस अवसर पर उपमंडल प्रमुख मनीष जैन, मुख्य प्रबंधक अभिषेक जैन, विपिन शर्मा, गौरव गोयल, आदिवा, आलम शालू, सोलंकी टीम प्रेरणा के साथ उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर रामलाल वृद्धाश्रम के मुख्य संरक्षक शिव प्रसाद शर्मा ने बैंक का आभार व्यक्त किया। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। जब
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक। The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004999. 9 माइलस्टोन फतेहाबाद रोड आगरा। जय झूलेलाल विशाल सांस्कृतिक भव्य मेला 11-12 अप्रैल 2021 कोठी मीना बाजार आगरा पे जय झूलेलाल मेला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हलो 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 झूलण जे मेले में हलो। कोठी मीना बाजार 11-12 अप्रैल शाम 4 बजे से। ब्रेक के बाद अब सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। रविवार को यमुना नदी में नहाने गए 3 दोस्त यमुना नदी में नहाते हुए डूब गए। 3 युवकों के एक साथ नदी में डूबने की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस और स्वजन मौके पर पहुंच गए। गोताखोरों की मदद से लगभग 16 घंटे बाद एक युवक का शव जवाहर पुल के पास से बरामद किया। वहीं 2 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। रविवार को यमुना नदी में नहाने गए 3 दोस्त यमुना नदी में नहाते हुए डूब गए। 3 युवकों के एक साथ नदी में डूबने की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस और स्वजन मौके पर पहुंच गए। गोताखोरों की मदद से लगभग 16 घंटे बाद एक युवक का शव जवाहरपुर के पास से बरामद किया गया। वहीं दोनों युवकों की तलाश जारी है। आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र के कौशलपुर निवासी 3 दोस्त गौरव 18 वर्ष, पुत्र धर्मेंद्र, प्रेम शरण 17 वर्ष, दलजीत और सुमित उर्फ कालू 18 वर्ष, पुत्र जोगिंदर रविवार की शाम को अपने कुछ साथियों के साथ जवाहर पुल के पास यमुना किनारे घूमने गए थे। इसी दौरान तीनों दोस्तों ने यमुना में नहाने का मन बनाया। वह नदी में उतर गए। नदी में आगे पानी गहरा होने का तीनों को अंदाजा नहीं था। नदी में आगे जाते ही वह गहरे पानी में डूबने लगे। उनके शोर मचाने पर नदी के किनारे मौजूद साथियों ने बचाने का प्रयास किया, मगर सफल नहीं होने पर उन्होंने भागकर इसकी जानकारी नदी के किनारे मौजूद अन्य लोगों को दी। तब तक तीनों दोस्त नदी में डूब चुके थे। क्या नाम है आपका? आपके कौन है ये? क्या नाम है इनका? क्या करते थे ये? साथ में काम करते थे। फिर कितने बजे आए थे कल ये लोग? 3 बजे। कितने भाई बहन हैं? 2 बहन 3 भाई। क्या करते थे? मेरे साथ में बालम। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, आपके कौन डूबे यहाँ पर? मेरा बेटा। क्या करते थे? ये मेडिकल उसमें काम करते थे। कितने लोग नहाने आते नदी में? कितने लोग नहाने आए थे नदी में? नहाने 6 लोग आए। कितने बच्चे डूबे? 3। कितने भाई बहन थे ये? 4। क्या करते थे? ये काम ही करते हैं। आपके बेटे क्या करते थे? मेरे बेटे तो मेडिकल उसमें थे। ठीक। इस घटना की जानकारी तीनों दोस्तों के परिजनों को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग जवाहर पुल के नीचे जुट गए। पुलिस ने PSC के गोताखोरों को बुलाकर तीनों दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। रात ज्यादा होने के चलते उनका पता नहीं रख सका। सोमवार की सुबह से PSC के गोताखोरों ने तीनों दोस्तों की तलाश दोबारा शुरू की। इंस्पेक्टर अतमाउद्दौला, संजय कुमार त्यागी दलबल के साथ मौके पर रहे। इस दौरान गोताखोरों ने एक दोस्त सुमित उर्फ कालू का शव बरामद कर लिया। बाकी दोनों युवकों की तलाश जारी है।
मुझे जनता से काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब अगर आपको चुनाव जनता जिताती है, क्या समस्याएं दूर करेंगे आप? जो भी समस्याएं होंगी हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे आगे, और जो भी कुछ होगा उसे अच्छे से करेंगे। मतलब सारे लोग इकट्ठे होकर के खुद घरों में से निकलने करके मतलब हमारे साथ जुड़ जाते हैं। बोले कि साहब भाजपा से मिले हैं, भाजपा के हम लोग भी हैं, तो ऐसा समर्थन मिल रहा है कि भीड़ मतलब घरों में से निकल के प्रत्याशी के साथ हो जाते। तब मैं तो यही देख रहा हूँ कि मुझे तो क्षेत्र में कोई इनका जो और भी जो पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन मुझे कोई प्रत्याशी नहीं मिला और हम ही लोगों की भीड़ दिख रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि वार्ड नंबर 9 से ये प्रत्याशी हैं तो ये भारी बहुमत से जीतेंगी। ऐसा लग रहा है कि एक तरफा होने जा रहा है। विरोधियों को जो हमारे समर्थन में और भी लोग हैं, सबके मतलब जो है टक्कर नहीं किसी की और भारी बहुमत से जीतने के जा रही है। ब्रजेश लोधी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थ कार्यकर्ता के रूप में एक शिक्षित और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में टिकट दिया है। उसका मैं देख रहा हूँ प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कोई गांव हो, चाहे लगावली हो, चाहे गंगरुआ हो, सब भरपूर प्यार मिल रहा है। और ये भी देख रहे हैं हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के और भारी बहुमत जिताने का काम कर रहे हैं, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। हमारा ये वार्ड नंबर 9 में हमारे प्रत्याशी ब्रजेश लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन मिलने के बाद जिस तरीका से पूरी जनता में जो लहर आप लोग चल रही है जनता की, हर गांव में हम लोग देख रहे हैं जिस तरीका से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चल रहा था, उसी प्रकार आज हमारा जो काफिला चल रहा है, हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी होने के बाद पूर्ण बहुमत से जीत रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये वार्ड नंबर 9A+ जीते। जहां कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा खाकी की मर्यादाओं को ताक पर रख एक युवक को बुरी तरह पीटा गया। युवक चिल्लाता रहा पर युवक पर किसी को कोई तरस नहीं आया। पीड़ित के शरीर पर मौजूद चोट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित को पीटा होगा। अब पीड़ित ने न्याय के लिए एसएसपी ऑफिस आगरा में गुहार लगाई है। जहां कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा खाकी की मर्यादाओं को ताक पर रखकर युवक को बुरी तरह पीटा गया। युवक चिल्लाता रहा पर युवक पर किसी को कोई तरस नहीं आया। पीड़ित के शरीर पर मौजूद चोट को देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित को पीटा गया होगा। अब पीड़ित ने न्याय के लिए एसपी ऑफिस आगरा में गुहार लगाई है। मेरा नाम बंटी है, तोता बरपुरा का निवासी है। मेरे पिताजी का नाम सनोप राम भरोसी। मेरे छोटे वाले भाई से मदन से छेड़ हुई थी, गाड़ी के चक्कर में विवाद हुआ था। उसने 112 नंबर गाड़ी पे फोन किया है। कोबरा वाले आए थे, मुझे बैठाल के ये खत्ता कॉलोनी वाली चौकी है वहाँ पे मुझे लेके आए। लेके मुझसे कोई पूछताछ नहीं करी। उनने मेरी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करी है। उसके बाद मेरे भी पिटाई करने के बाद में सदर थाने में छोड़े आया। जी गई, मैंने अभी शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। आप जो ज्ञापन दिया है एसएसपी महोदय को, तो क्या आश्वासन मिला है? ये बोल रहे हैं सीओ साहब के पास जाइए। उनने मेडिकल की भी हमने जांच मांगी, वो बोल रहे कि सीओ साहब मेडिकल की जांच देंगे। भाइयों में झगड़ा हो गया था, छोटे भाई ने पुलिस को बुला लिया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ले गई इनको उठाकर, पुलिस ने इनकी मार लगाई है। तो आपने थाना प्रभारी से इसकी शिकायत की? सर मैंने नहीं देखा थाना वाना तो। मामला थाना सदर की बुंदू कटरा चौकी का है। पीड़ित बंटी पुत्र राम भरोसी निवासी रोहता बरपुर ने बताया कि दिनांक 9 तारीख शाम को मेरा झगड़ा मेरे छोटे भाई मदन से हो गया था, जिस पर चीता पुलिस पीड़ित को रात 10 बजे घर से उठाकर बंदू कटरा चौकी पर ले गई। चौकी पर पुलिसकर्मियों ने उसकी बेदर्दी से पिटाई की। वह चिल्लाता रहा पर उसका दर्द पुलिसकर्मियों ने अनदेखा कर दिया। फिर उसे थाने पर छोड़ दिया गया, जहां से दूसरे दिन उसे घर भेज दिया गया। उसके बाद से ही पीड़ित न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है। शनिवार और रविवार पड़ने के कारण कोई अधिकारी उसे मौके पर नहीं मिल सके। पुलिस आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, जिससे उसे न्याय मिल सके और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा हो सके। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार में आला अधिकारी अपने महकमे की छवि को बदनाम करने वाले इन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। संजय प्लेस स्थित मेट्रो होटल पर उत्तर प्रदेश स्वर्णकार एसोसिएशन की ओर से स्वर्णकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाजसेवी फिल्म निर्माता रंजीत सामा, अधिवक्ता प्रदीप पांडे
और पूरनचंद वर्मा, ताज मोहम्मद, रवि खादी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। सराफा व्यवसायी प्रमोद कुमार वर्मा उर्फ गुड्डू भाई को उत्तर प्रदेश का संयोजक बनने पर एसोसिएशन ने 21 किलो की फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। संजय ब्रिज स्थित मेट्रो होटल पर उत्तर प्रदेश स्वर्णकार एसोसिएशन की ओर से स्वर्णकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज सेवी फिल्म निर्माता रंजीत सामा, अधिवक्ता प्रदीप पांडे और पूर्णचंद्र वर्मा, ताज मोहम्मद, रवि खादी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। सराफा व्यवसायी प्रमोद कुमार वर्मा और गुड्डू भाई को उत्तर प्रदेश का संयोजक बनने पर एसोसिएशन ने 21 किलो की फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जिला कार्यकारिणी में पूर्णचंद्र वर्मा के साथ ध्रुव वर्मा, गजेंद्र वर्मा, प्रदीप वर्मा, मोहन वर्मा का भी फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आज का कार्यक्रम में पहले तो अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथों में दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी है। इस गर्मा को देखते हुए मैं इनके कहने अनुसार जो भी कार्य होगा मैं करने को तैयार। समस्या ये है कि अपने लोगों में थोड़ी परेशानी है लोगों को, तो उनके लिए जैसे कि वृद्धाश्रम और ये आपके आंखों के नेत्र जिला आगरा श्रीमान माननीय हमारे प्रमोद वर्मा जी और गुड्डू वर्मा आज प्रदेश संयोजक बनाए गए हैं, जिसका उनका मान सम्मान स्वागत समारोह हुआ। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो पिछड़े समाज हमारा पिछड़ रहा है, उस समाज को उत्थान के लिए आप कार्यक्रम करेंगे। बच्चों की स्कूली शिक्षा, जो गरीब बच्चे हैं उनके स्कूली शिक्षा, और जो हमारे गरीब विधवा महिलाएं हैं उनके लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था श्रीमान गुड्डू हमारे प्रमोद वर्मा जी करेंगे। ये उन्होंने पूरी मेहनत से पूरा स्वर्णकार समाज के लिए कार्य करने की उन्होंने कहा है। प्रदेश संयोजक प्रमोद कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी से लड़ना ही सर्व समाज की सबसे बड़ी समस्या है। इसके नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और जगह जगह सैनिटाइजर और बिना मास्क के प्रवेश बाजारों में नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी में रक्त की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर भी जल्द लगाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन कुमुद वर्मा, रानू ठाकुर ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अंशुल वर्मा, धीरज वर्मा, सोमेश भोरे, संजय दुबे, चंचल उपाध्याय, सूरज तिवारी, ऋतु वर्मा, नीरज तिवारी, सत्येंद्र तिवारी, अभिषेक वर्मा, गगन वर्मा आदि मौजूद रहे। अब लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आप किस तरह समर्थन आपको जनता का? जनता का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। जनता कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रही है। आज हमने अपना जनसंपर्क समोगर, सरबतपुर, सनखेरा, हिंगोट खेरिया, उसके बाद में झारपुरा, लकावली, रामनगर, कई गांव जनसंपर्क किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उनका ऋणी रहूंगा। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? आपको क्या समस्या दिखाई देती है जिन्हें दूर? समस्या है कि जिन गांवों हम जा रहे हैं रास्ते खराब हैं, पानी की समस्या है और भी कई लाइट की समस्या है। जैसे कि आज मैं समोगर में गया तो 2 खम्भे टूटे पाए मेरे को, तो मैंने स्वयं उनसे बोला, आश्वासन दिया, उनको चेंज कराऊंगा। जो भी जनता की समस्या होगी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में काम करूंगा, उनके बीच में रहूंगा। शंकरलाल चौधरी, आप लोग घूम रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? अपने समर्थन कर रहा हूँ। राजेश का मेरा बेटा है, राजेश। हाँ, मेरे बेटे की घरवाली है पितनी चौधरी। हाँ, अपने सब परिवार का तो जनता के बीच जा रहे हैं। किस तरह माहौल नजर आ रहा है? जनता के बीच अभी तो फिलहाल हमें अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छी वो मिल रही है। जिससे मिलते हैं वो अपना आश्वासन देता है हमें कि आपकी वोट देंगे। हाँ, पार्टी के आधार से, आपके आधार से, सब आधार से अच्छा मिल रहा है हमें। मेरा नाम श्री भगवान है। जनता में जो सपा की इस समय छवि है वो काफी अच्छी है, क्योंकि अखिलेश राज में जो काम हुए हैं, हम लोग जो हमारी जो जनता है वो पूरी राजेश चौधरी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है सपा का बहुत अच्छा है। तो हम एक बार चाहते हैं कि इस समय सपा की लहर है और केवल सपा का ही प्रत्याशी निकलेगा, अदर किसी का कुछ है नहीं। एक मिनट। नाम भूप सिंह करदम है, मैं भुमड़ी कटारा के निवास करता हूँ, जाटव समाज को बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा है कि जितने भी प्रत्याशी आज तक वोट मांगने आए हैं वो पहले भी जीत चुके हैं, आज तक कभी कोई लौट के नहीं आया। उन सब में ये हुआ प्रत्याशी हैं, संघर्षशील हैं, इन्होंने वादे किए हैं, उनकी बातों पर हमें भरोसा है और हम आशा करते हैं कि ये विजयी बने और सारे वादों को पूरा करें।
के नमस्कार करती हूँ और मैं ये दो शब्द कहना चाहती हूँ क्योंकि चुनाव का टाइम है, टाइम तो ज्यादा है नहीं। पहले तो उनको धन्यवाद करती हूँ जो इतना कम मूल्य समय मुझको दिया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यहाँ पे इतना आशीर्वाद और मुझे प्यार मिल रहा है। अगर ऐसा ही बात रहा तो वादा करती हूँ ऐसी वादे को कोई रोकने वाला नहीं, तो विकास होगा, वादा नहीं कार्य करूंगी। मैं किसी किस्मत के बाहर नहीं रहती, मैं केवल कर्म ही मेरी पूजा है। नारी से पूजा मेरा मन से तंत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। क्या भारत प्रील्यूड पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों का चहुमुखी व्यक्तित्व विकास ही नहीं करता बल्कि शिक्षकों को भी समय समय पर उनकी प्रतिभा तथा रचनात्मक कौशल का विकास कराने के लिए निरंतर अवसर प्रदान करता रहता है। इसी उद्देश्य के साथ प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में हर वर्ष शिक्षकों के लिए प्रदर्शन बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में सोमवार को प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, केमिस्ट्री विभाग, DI आगरा ने नवपल्लव तल के प्रदर्शन बोर्ड का निरीक्षण किया। प्रील्यूड पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों का चहुमुखी व्यक्तित्व विकास ही नहीं करता बल्कि शिक्षकों को भी समय समय पर उनकी प्रतिभा तथा रचनात्मक कौशल का विकास करने के लिए निरंतर अवसर प्रदान करता रहता है। इसी उद्देश्य के साथ प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में हर वर्ष शिक्षकों के प्रदर्शन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष सत्र 2021-2022 के लिए विद्यालय के विभिन्न तलों नवांकुर, नवपल्लव, पल्लवित, सृजन तल के लिए थीम क्रमश रही। नवांकुर और सृजन तल के लिए स्पोर्ट्स एंड इको टूरिज्म, नवपल्लव तल हेतु इंडियन एडवेंचर्स एंड स्पोर्ट्स, पल्लवित तल हेतु पोएट्स एंड ऑथर्स ऑफ इंडिया थीम रही। प्रील्यूड में आज किसी प्रकार का सर्वे किया गया, क्या है सर्वे, किस तरह का? आज डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रील्यूड पब्लिक स्कूल आगरा, और पिछले 15 सालों से प्रील्यूड टीचर्स को और अपडेट करने के लिए, टीचर्स में नई क्रिएटिविटी करने के लिए हमेशा नए काम करता रहता है। पिछले 15 सालों से हमारे जो 4 फ्लोर हैं उनके ऊपर करीब 100 से ज़्यादा जो है पिन बोर्ड्स हैं। इन पिन बोर्ड्स को हमारे यहाँ की टीचर ही सजाती हैं और हर फ्लोर पे एक थीम दिया जाता है और उस थीम के हिसाब से वो बोर्ड बनाती है और फिर बाहर से हम गेस्ट बुलाते हैं। उसी श्रृंखला में कल राहुल पालीवाल जी आए थे, उनका स्पोर्ट्स का थीम था। इसी श्रृंखला में पंकज श्रीवास्तव प्रोफेसर DE आज आए हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उन्होंने उन बोर्ड को जज किया है और इससे वो बोर्ड चूँकि जो भी कोई गेस्ट आता है या बच्चे उन बोर्ड्स को देख के जो उनको प्रेरणा मिलती है वो बहुत ही अपने आप में एक अलग चीज़ है। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक की प्रतिभागिता रहती है। इसी श्रृंखला में आज प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, केमिस्ट्री विभाग, DEI आगरा ने नवपल्लव तल के प्रदर्शन बोर्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्कृष्ट पहल के लिए विद्यालय प्रबंध तंत्र की बहुत सराहना की तथा डिस्प्ले बोर्ड में प्रतिभागी सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। प्रदर्शन बोर्ड प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक रहे: प्रथम श्रीमती नीमा सहाय, द्वितीय श्री राजकुमार सिंह, श्री ग्यासुद्दीन, तृतीय सुश्री रिंकी श्रीवास्तव, डिम्पी, महेंद्रू, श्री हिमांशु उत्पल, सुश्री गुरप्रीत कौर, विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर सुशील गुप्ता तथा श्री श्याम बंसल, प्रधानाचार्य श्रीमती याचना चावड़ा, डिस्प्ले बोर्ड की प्रभारी चित्रकला विभाग की डॉक्टर सुनीता शर्मा तथा सुश्री मोनिका सिंह उपस्थित रहे। शहर में लगातार विकास कार्यों को कराकर शहर को स्वच्छ और उसे सुंदर बनाने में जुटे महापौर नवीन जैन का विकास का पहिया निरंतर चल रहा है। सोमवार को महापौर नवीन जैन ने वार्ड 73 के सिकंदरा बजरंग नगर में RCC नाले के निर्माण कार्य और नाली मरम्मत के कार्य का लोकार्पण किया। वर्षों बाद इस क्षेत्र में नाले का निर्माण कार्य होने से क्षेत्रीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। क्षेत्रीय लोगों ने महापौर नवीन जैन को मालाओं से लाद दिया और अपनी खुशी का इजहार करते हुए भव्य स्वागत किया और इस कार्य के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। लोगों का कहना था कि आज महापौर ने दशकों पुरानी समस्या का समाधान कर दिया है। शहर में लगातार विकास कार्यों को कराकर शहर को स्वच्छ और उसे सुंदर बनाने में जुटे महापौर नवीन जैन का विकास का पहिया निरंतर चल रहा है। सोमवार को महापौर नवीन जैन ने वार्ड 73 के सिकंदरा बजरंग नगर में RCC नाले के निर्माण कार्य और नाली मरम्मत के कार्य का लोकार्पण किया। वर्षों बाद इस क्षेत्र में नाले का निर्माण कार्य होने से क्षेत्रीय लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। उनकी ये समस्या करीब 35 वर्षों से अधिक पुरानी थी। आगरा के महापौर नवीन जैन उन क्षेत्रवासियों के लिए अंधेरे में रोशनी का काम कर गए
पिछले दिनों महापौर नवीन जैन को जब इस विषय की जानकारी हुई तो उन्होंने नगर निगम, NHAI, जिला प्रशासन, SDM, विकास प्राधिकरण विभागों से संबंधित अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर नाले के निर्माण कार्य का खाका बनाया। जहां सिकंदरा बजरंग नगर एक क्षेत्र है जहां पर जल भराव की बहुत पुरानी एक समस्या थी और उसका मुख्य कारण था कि जो नेशनल हाईवे है उन्होंने एक अधूरा नाला छोड़ दिया था और नाला छोड़ने के कारण से वहां पानी का जल भराव होता था, पानी सड़ जाता था, मच्छरों का प्रकोप और गंदगी के कारण से भी यहाँ के नागरिकों का रहना मुश्किल हो रहा था। हमने नगर निगम के माध्यम से और नाली का निर्माण किया है जिससे वहाँ जल भराव ना हो, गंदगी ना हो। तो आज उसके कार्यक्रम का लोकार्पण भी है और उसका काम होने के बाद यहाँ की जनता प्रसन्न है। और पत्रकारों से रूबरू होते हुए महापौर नवीन जैन ने बताया कि लगभग 35 वर्षों से सिकंदरा बजरंग नगर में नाला न होने से बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। उन्होंने कहा कि आज 49 लाख रुपए से निर्माण हुए नाले का लोकार्पण किया गया है। महापौर का कहना था कि मेरा संकल्प है कि शहर में कोई भी गली मोहल्ले, सड़क व नाली खराब न रहे। नगर निगम द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और जहां शिकायतें मिल रही हैं उन शिकायतों का भी तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। आपको बता दें कि मथुरा में कोरोना संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में 735 एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से जिलाधिकारी मथुरा द्वारा पूरे मथुरा जनपद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का 100% पालन कराने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें, मथुरा में कोरोना संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में 335 एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से जिलाधिकारी मथुरा द्वारा पूरे मथुरा जनपद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसमें कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का 100% पालन कराने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करा रहा है और नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। आज रात को जिलाधिकारी नवनीत चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन की व्यवस्था को पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। आज 11 तारीख से जनपद मथुरा में बढ़ते हुए कोविड केसेस के दृष्टिगत नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लगाई गई है। रात 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक प्रत्येक दिन अग्रिम आदेशों तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें केवल आवश्यक वस्तुएं जो हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज चलती रहेंगी, मालवाहक वाहन चलते रहेंगे। उसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से कोई सड़क पर ना निकले और आवागमन या और कोई गतिविधियों में ना रहे, इस चीज को प्रतिबंधित किया गया है। इसका मुख्य रूप से कारण ये था कि आज जैसे जनपद में लगभग 700 प्लस एक्टिव केसेस हैं और 100 प्लस केसेस आज आए हैं या 1-2 दिन से आ रहे हैं, तो इसके दृष्टिगत लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ आज हमारे और कप्तान साहब के द्वारा ये रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पर भी विभिन्न ट्रेन्स जो हैं ऐसे स्टेट से आ रही हैं जहाँ पर कोविड का प्रभाव ज़्यादा है। उन ट्रेन्स के लिए स्पेसिफिकली ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ से आने वाले यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग की जाए, सैनिटाइजेशन इंश्योर की जाए और सैम्पलिंग जो है वहाँ के जो यात्री वहाँ से आते हैं सिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं उनकी सैम्पलिंग भी करते रहें। यहाँ रेलवे स्टेशन पर एक ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर भी लगाया गया है, जिसमें मास्क का भी ये इंश्योर कराया जा रहा है कि 100% मास्क पहन रहा हो। यदि किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो वो भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है और यदि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, यदि कोई बुखार से ग्रसित है तो वो भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है। तो हमारी अधिक जानकारी देते हुए जिला अधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि पूरे जनपद में 700 से अधिक एक्टिव केस हैं, इस वजह से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसका पूरे जनपद में पालन कराया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि मथुरा जनपद में देश के हर प्रदेश और सभी जगहों से ट्रेन आती है, जिसमें कि हर प्रदेश से यात्री आ रहे हैं। उन सभी के स्वास्थ्य की जांच भी कराई जा रही है और सभी यात्रियों को थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। किसी तरह भी जनपद में संक्रमण फैलने न पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और हर आने वाले व्यक्ति की भी जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। द इंटरनेशनल स्कूल आगरा रेजिडेंशियल स्कूल CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities.
Green School Award, British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week, full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9 Firestone फतेहाबाद रोड आगरा। जय झूलेलाल विशाल सांस्कृतिक भव्य मेला 11-12 अप्रैल 2021 कोठी मीना बाजार आगरा पे जय झूलेलाल मेला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हलो 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 झूलण जे मेले में हलो। कोठी मीना बाजार 11-12 अप्रैल शाम 4 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो हेल्थ। आगरा में नाइट कर्फ्यू के दौरान सोमवार रात 9 बजे के बाद हर गतिविधि पर रहेगी बंदी। रात्रि 9 बजे से पहले करें विवाह आयोजन, चाहे बैंड पर दावा। 100 लोगों से ज्यादा की नहीं होगी अनुमति। इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी चालू। आगरा में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 130 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 751। आगरा की सदर तहसील में लाखों की चोरी होने से मचा हड़कंप। सब रजिस्ट्रार चतुर्थ के ऑफिस से हुई लाखों की चोरी। तीन दशकों से अधिक जलभराव की समस्या का हुआ निस्तारण। आगरा के वार्ड 73 के सिकंदरा बजरंग नगर में नाले का निर्माण कार्य हुआ लोकार्पण। क्षेत्रीय जनता ने महापौर नवीन जैन का किया आभार व्यक्त। ताजनगरी में मिनरल पानी की प्याऊ का किया उद्घाटन। भारत विकास परिषद निकुंज शाखा ने की शुरुआत। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया उद्घाटन। किसान के खलिहान में लगी भीषण आग, खेत में रखी 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। शमशाबाद क्षेत्र के दौलत रामवास गांव का मामला। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बढ़ रही है जागरूकता। ताजनगरी में श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा लगाए गए निःशुल्क कैंप। 500 से अधिक लोगों ने लगवाया कोविड-19 का टीकाकरण। कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए आयोजन में किए बदलाव। ताजनगरी में 14 अप्रैल को निकलने वाली अंबेडकर शोभा यात्रा इस बार दिन में निकाली जाएगी। अंतिम चरणों में और रोचक हो रहा है चुनाव। आगामी 15 अप्रैल को होना है प्रथम चरण का मतदान। धनौली में 2 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर। बिचपुरी ब्लॉक के अजीतपुर ग्राम पंचायत का मामला। चुनाव मैदान में 20 प्रत्याशी, हर प्रत्याशी कर रहा जीत का दावा। ताजनगरी में यमुना नदी में नहाने गए 3 दोस्त एक साथ डूबे। एक का शव बरामद, बाकी की तलाश जारी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मथुरा। ऊर्जा मंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी, एसएसपी और जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन में जारी है नशे कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही। फिरोजाबाद पुलिस को मिली सूचना पर करोड़ों का माल हुआ बरामद। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद मथुरा जंक्शन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर। हराने वाले व्यक्ति की जा रही जांच। अज्ञात चोर अभी तक तो लोगों के सूने घरों और दुकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन कुछ अज्ञात चोरों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों में भी अपने हाथों का कारनामा दिखाना शुरू कर दिया है।
मामला सदर तहसील से जुड़ा है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सदर तहसील के उप निबंधक सदर चतुर्थ एवं पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर कार्यालय की अलमारी में रखे जरूरी कागजात और नकदी लेकर फरार हो गए। तहसील स्थित सब रजिस्ट्रार चतुर्थ के कार्यालय में हुई चोरी की सूचना मिलते ही एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे, सीओ लोहामंडी थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी मौके पर बुला लिया, तो वहीं कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। अज्ञात चोर अभी तक तो लोगों के सूने घरों और दुकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन कुछ अज्ञात चोरों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों में भी अपने हाथों का कारनामा दिखाना शुरू कर दिया है। मामला सदर तहसील से जुड़ा हुआ है। बीती रात अज्ञात चोरों ने सदर तहसील के उप निबंधक सदर चतुर्थ विभाग पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर कार्यालय की अलमारी में रखे जरूरी कागजात और नकदी लेकर फरार हो गए। तहसील स्थित सब रजिस्टर चतुर्थ के कार्यालय में हुई चोरी की सूचना मिलते ही एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे, सीओ लोहामंडी थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी मौके पर बुला लिया, तो वहीं कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। देखिए, आज सदर तहसील में सवेरे एक सूचना मिली थी कि उनके जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे एक चोरी की घटना सामने आई है। मौके पे हमारा डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट, थाना पुलिस हम लोगों ने भेजा था और मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण जो है वो किया गया था। सीसीटीवी फुटेजेस भी उस एरिया में काफ़ी मौजूद है। हम लोग खोज रहे हैं, जो भी सीसीटीवी कैमराज है उनके फुटेजेस भी हम लोग निकाल रहे हैं। जल्दी जो है हम लोग जो है मुलजिम तक पहुंच जाएंगे। लगभग 4,61,000 के आसपास की अमाउंट बताई जा रही है। उस अमाउंट को 100% रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। पूरा मामला सदर तहसील से जुड़ा हुआ है। सदर तहसील में उप निबंधक सदर चतुर्थ पंजीकरण अधिकारी का कार्यालय है। यह कार्यालय सब रजिस्ट्रार चतुर्थ संदेश चौधरी का है। बीती रात अज्ञात चोरों ने कार्यालय में रखी अलमारी के ताले तोड़े और उसमें जरूरी कागजात व नकदी लेकर फरार हो गए। इस पूरी घटना की जानकारी सुबह कार्यालय खोलने के दौरान हुई। कार्यालय में रखी अलमारी के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। इस पूरी घटना की जानकारी तुरंत क्षेत्रीय पुलिस को दी गई और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि अज्ञात चोरों ने कार्यालय का शीशा तोड़कर कार्यालय के अंदर प्रवेश किया और फिर उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को मौके पर बुलाया है। वहीं पुलिस अज्ञात चोरों तक पहुंचने के लिए साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। अज्ञात चोर तक पहुंचने के लिए पुलिस कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। सदर तहसील में हुई चोरी की वारदात से अधिकारियों व स्टाफ में हड़कंप मच गया है। भीषण गर्मी में सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए भारत विकास परिषद निकुंज शाखा ने यमुना किनारा रोड अम्बेडकर पुल के पास यमुना में आरती स्थल पर मिनरल पानी की प्याऊ की शुरुआत की है। प्याऊ का उद्घाटन भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शाखा के पदाधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। भीषण गर्मी में सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए भारत विकास परिषद निकुंज शाखा ने यमुना किनारा रोड अम्बेडकर पुल के पास यमुना मैया आरती स्थल पर मिनरल पानी की प्याऊ की शुरुआत की है। प्याऊ का उद्घाटन भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शाखा के पदाधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बाइट। भारत विकास परिषद निकुंज शाखा से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि वे लगातार मानव सेवा से जुड़े कार्य करते रहते हैं। उसी कड़ी में प्याऊ की शुरुआत की गई। इसके साथ ही संस्था ब्लड डोनेशन कैंप के साथ कई और बड़े आयोजन कर मानव सेवा के क्षेत्र में बड़ी मिसाल कायम कर चुकी है। शमशाद जुड़े पदाधिकारियों के कार्य की सराहना यहाँ मौजूद लोगों ने भी। विकास परिषद मानव की सेवा ही एक धर्म है। इस मंत्र को अगर कहीं देखना है तो भारत विकास परिषद में देखा जा सकता है। गर्मी प्रारंभ हुई, भारत विकास परिषद यमुना किनारा रोड पर हर वर्ष एक शुद्ध पेयजल का प्याऊ लगाता है। आज भी वह प्याऊ लग रहा है। अनेक वर्षों से मेरा यहाँ आना रहता है। भारत विकास परिषद का जो सेवा कार्य है बड़ा अनुकरणीय है। मैं आज केवल प्याऊ के उद्घाटन पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, निरंतर ईश्वर, भारत माता एवं हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद हमको इतना बल प्रदान करें
हमें इतनी शक्ति दें जिससे हम अपने सेवा के कार्य में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसित होते रहें। पानी की प्याऊ का जो कार्यक्रम है हम लोग निरंतर हर साल यहाँ लगाते आए हैं काफी सालों से, और इस प्याऊ में हम लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आरओ का पानी होता है वो हम पीते हैं वही अपने राहगीरों को उनको पिलाते हैं पानी। और साथ साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक जानवरों के लिए भी पानी की पिलाने के लिए हमने व्यवस्था की है कि जो जानवरों को पानी नहीं मिल पाता है, जो पक्षियों को पानी नहीं मिल पाता है, उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। भारत विकास परिषद की सभी ब्रांचें आगरा में पूरे शहर में जगह जगह प्याऊ पानी की लगाती हैं। संरक्षक सुभाष कुमार वर्मा, निकुंज भारत विकास परिषद। पिछले गत वर्षों के बाद इस वर्ष भी हमने इस प्याऊ का उद्घाटन करके अपने जमुना किनारे राहगीरों के लिए सुविधा प्रदान की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े पदाधिकारियों के साथ शहर की कई संस्था से जुड़े लोग और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। थाना क्षेत्र के गांव बांस दौलतराम में किसान की गेहूं के खलिहान में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते थोड़ी देर में विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीण आग पर काबू पा पाते, जब तक खलिहान में रखे गेहूं जलकर राख हो गए। पीड़ित किसान ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। गांव बांस दौलतराम में किसान के गेहूं के खलिहान में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते थोड़ी देर में विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाता, जब तक खलिहान में रखे गेहूं जलकर राख हो गए। पीड़ित किसान ने 3 लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बता दें, ब्लॉक के गांव बांस दौलतराम निवासी हाकिम सिंह पुत्र पन्ना लाल के 8 बीघा खेत के गेहूं का खलिहान लगा हुआ था। खलिहान में रात्रि करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की सूचना मौके पर इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और ग्रामीणों ने मिलकर काफी देर तक आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग विकराल रूप की वजह से पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। भयानक खेत में लगी आग से किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। साहब हम तो घर ही कल का सूता करा यार, रात में कुटवावते तो हम तो जो हमें लोग गत्ते खानों खा के ऊपर चढ़े जाती, हम तो जी अल्लाह बाबू का आग लग गई तब बाजे पता चल पाया है कि आग किसने लगाई? हाँ जी बता रहे देखे थे कि 2 मोटरसाइकिल में 2 आदमी आए और वे आग लगाए के नहीं और भाज गए। अच्छा, अगर आपका आंकलन लगाया जाए कितने का नुकसान हुआ आपका जो गेहूं का? 2-2.25 लाख रुपए का। खेत कितने खेत का? ये 8 बीघा टोरो का। 8 बीघा खेत का था। पुलिस मौके पर है? पुलिस आपकी तरफ से अभी कोई तहरीर दी गई है? अभी कुछ नहीं दी भाई। पीड़ित किसान ने रंजिश की आशंका जताते हुए 3 लोगों को नामजद और 4 अन्य के खिलाफ थाना शमशाबाद में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से खेत में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग भी की है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन कराने के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा आयोजित निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप में 510 लोगों की वैक्सीनेशन कराने के बाद कई लोगों को बारी ना पाने के कारण निराश ही लौटना पड़ा। कोविड-19 वैक्सीनेशन कराने के प्रति लोगों में उत्साह और जागरूकता तेजी से बढ़ रहा है। श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा आयोजित निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप में 510 लोगों की वैक्सीनेशन कराने के बाद कई लोगों को बारी न पाने के कारण निराश लौटना पड़ा। आज संस्था ने कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप और जागरूकता कैंप लगाया है, जिसमें पब्लिक को बहुत आवश्यकता है इस समय वैक्सीन लगवाने के लिए, और हमारी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी काफी इस पर दबाव दे रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों पे वैक्सीन लगे। वैक्सीनेशन जागरूकता कैंप आज यहाँ गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार द्वारा लगाया गया है। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन करने की अपील की जा रही है और उनको जिन लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जो भ्रांतियां हैं और जो उनको उनके सवाल है उनका जवाब भी उनको प्रॉपर दिया जा रहा है। काफी लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जिनको दूसरी वैक्सीन की डोज लगाने के लिए जो आए थे 28 दिन के हिसाब से, उनको ये भी बताया जा रहा है कि 42 से 60 दिन के अंतराल पर ही वैक्सीन लगाएं। प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुए कैंप में दोपहर 11:30 बजे तक 416 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। वर्तमान में विजयनगर कॉलोनी में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जीवनी मंडी में आयोजित कैंप में 45 से अधिक उम्र के लोगों को भीड़ अधिक होने के कारण अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। कैंप शाम 6 बजे तक चला।
उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में शुमार आगरा की भीम नगरी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा हर वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक रूप से मनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आयोजन में कई बदलाव किए गए हैं। इस वर्ष भीम नगरी आयोजन की 25वीं वर्षगांठ थी, लिहाजा आयोजन समिति इस वर्ष के आयोजन को भीम नगरी रजत जयंती समारोह के रूप में मनाने जा रही थी, लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन आने के बाद कार्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में शुमार आगरा की भीम नगरी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा हर वर्ष बहुत ही ऐतिहासिक रूप से मनाई जाती रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आयोजन में कई बदलाव किए गए हैं। इस वर्ष भीम नगरी आयोजन की 25वीं वर्षगांठ थी, लिहाजा आयोजन समिति इस वर्ष के आयोजन को भीम नगरी रजत जयंती समारोह के रूप में मनाने जा रही थी, लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन आने के बाद कार्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। समारोह समिति के अध्यक्ष विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश और भीम नगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष भरत सिंह पिप्पल ने बताया कि हर वर्ष 14 अप्रैल को निकलने वाली शोभा यात्रा इस बार दिन में निकाली जाएगी। प्रतिवर्ष यह आयोजन पूरी रात चलता था और भीम नगरी स्थल पर शोभा यात्रा सुबह पहुंचती थी, जबकि इस बार शोभा यात्रा 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और शाम 8 बजे तक भीम नगरी स्थल पर पहुंच जाएगी। दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं और जो लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकारी जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम सारे कार्यक्रम दिन में कर रहे हैं और 9 बजे से जो लॉकडाउन का जो नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है उससे पहले हम सारे कार्यक्रमों का समापन कर देंगे। और शोभा यात्रा जो परंपरागत रूट बना हुआ है वहां से होते हुए 8 बजे शाम को ही 14 तारीख को ये शोभा यात्रा का समापन होगा। 15 तारीख को भीमनगरी के कार्यक्रम होंगे और अंतर सिर्फ ये है कि हम जो 6 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे और 8:30 बजे हम जो भी कार्यक्रम होंगे उनका समापन कर देंगे। हमने कई कार्यक्रमों में कटौती भी की है। हमने जो कल्चरल प्रोग्राम जो होते थे उसमें कटौती की है और भी कई कार्यक्रम जो कटौती की गई। हम चाहते हैं कि सरकारी गाइडलाइन का कर्फ्यू लगने से पहले हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जाएं। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये 130वीं जन्म जयंती रजत जयंती के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश कोविड-19 की वजह से हमारा 2 वर्ष से ये कार्यक्रम जो है छिन्न भिन्न हो रहा है, लेकिन बड़े शिद्दत के साथ और जोश गर्मी के साथ 2021 में रजत जयंती का हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, बुलंद हौसले होते हैं तो मंजिलें आसान होती हैं। इसी क्रम में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को दिन के 12 बजे से निकालेंगे और विभिन्न पुराने क्षेत्रों से होते हुए रावतपाड़ा, पीपलवंटी, फुलट्टी बाजार, दीवानी, कोतवाली होते हुए हम सरवट्टी चौराहे पे पहुंचेंगे और सभी क्षेत्रों से होते हुए रात्रि को करीब 8 बजे हम भीमनगरी के मंच पर पहुंचेंगे, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करेंगे और 15 तारीख को रात्रि को 6 बजे से हम 6:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे, जो रात्रि को हम 8:30 बजे तक सबको समापन कर लेंगे। वहीं भीमनगरी आयोजन इस बार बिजलीघर स्थित रामलीला मैदान में हो रही है, जिसकी भव्यता के साथ तैयारियां चल रही है। राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश ने बताया कि इस आयोजन के दौरान जहां 15 अप्रैल को भीमनगरी का उद्घाटन होगा तो वहीं 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह, 17 अप्रैल को समापन होगा। सभी कार्यक्रम प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे तक समाप्त कर दिए जाएंगे। वहीं आयोजन समिति के संरक्षक करतार सिंह भारती ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन विशेष ध्यान में रखते हुए आयोजन को संपन्न कराया जाएगा। सभी झांकियां काफी दूरी पर रहेंगी और भीमनगरी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि कोई दिक्कत न आए। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट दोनों का जो स्वरूप है और लगभग 150 मीटर बाई 50 मीटर का ये मंच हमारा जो रहेगा। क्योंकि राष्ट्रपति आने वाले थे, हमने उसकी पहले ही घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट दोनों के रूप में एक संयुक्त ये मंच का ये पहली बार ऐसा हुआ है
और 2001 में जब मैं भीमनगरी का अध्यक्ष था गोपालपुरे में, उस समय भी ये पार्लियामेंट बनी थी। तो एक भव्य मंच तैयार किया गया है और कलकत्ता के कारीगर आकर के उसको जो उन्होंने जो तैयार किया है, आप देखेंगे तो स्वयं प्रशंसा कर। रजत जयंती समारोह समिति के महामंत्री अशोक पिप्पल ने बताया कि सभी विवाह मंच पर 16 अप्रैल को होंगे, जिसके लिए दोपहर 2 बजे से छिपीटोला स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन से लगभग 51 जोड़ों की सामूहिक बारात निकलेगी, जो बिजलीघर स्थित मुख्य मंच पर पहुंचेगी और यहीं पर विवाह संपन्न कराए जाएंगे। सामने बता दिया गया है। मुझे मात्र इतना निवेदन करना है कि इस बार की जो परिस्थितियां, प्रोटोकॉल जो हमारे बीच में कोविड का जो प्रभाव आया है उसकी वजह से बनी है, उसकी वजह से 1979 में भी दोपहर में हमने झांकी निकाली थी। इस बार भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दोपहर में ही झांकी 12 बजे प्रारंभ हम लोग कर देंगे 14 अप्रैल की, और रात के 8 बजे तक उसे समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी कार्यक्रम भी बता दिए गए हैं आपको, 15 का, 16 का, 17 का। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर जो लाखों लोगों में श्रद्धा है, आगरा के लोगों में भावना है, वो सब इस बात से प्रदर्शित होती है कि सैकड़ों संख्या में झांकी दिखाने के लिए लोग तत्पर हैं। नाला काजीपाड़ा से शोभ यात्रा सैकड़ों की संख्या में झांकियां निकाली जाती हैं, हाथी निकाला जाता है। मैंने रात को सभी नेतृत्व है अपना, उसको सूचना कर दी है और उनको फोन पे से भी संपर्क किया है कि 14 तारीख को थोड़ी सी आवाजाही में थोड़ी सी कोरोना के काल के देखते हुए थोड़ी सी ढील दे, आने जाने वालों को परेशान ना करें। मैंने सभी अपने नेतृत्व को इस अवगत करा दिया है। यही मेरा है कि सभी शहरवासियों से अम्बेडकर जयंती को बड़ी धूमधाम से बनाएं, कोरोना का पालन करें। भीमनगरी का उद्घाटन करने के लिए इस बार प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। हालांकि समिति की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनकी बाईपास सर्जरी के चलते वे इस आयोजन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। 17 अप्रैल को समापन के मौके पर जहां समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान होगा, तो वहीं अगले वर्ष की भीमनगरी की विधिवत घोषणा भी की जाएगी। पंचायत चुनाव के मतदान के आखिरी चरणों में चुनाव और ज्यादा रोचक होता जा रहा है। प्रथम चरण के इस मतदान में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और जीत के लिए साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है। क्या है धनौली का चुनाव, आइए देखते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ के साथ। महज 4 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव होने में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पंचायत धनौली में हम इस समय मौजूद हैं और यहां से हम बता रहे हैं कि राजू प्रधान, जो पूर्व प्रधान भी रहे हैं, प्रधान परिवार के साथ में इस समय ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी धर्मपत्नी इंदिरा देवी इस समय भी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। आखिर किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है? महज 4 दिन के अंदर चुनाव ने पूरा पलटा ले लिया है और जगह जगह जन समर्थन के साथ में भारी हर्षोल्लास भी यहाँ वोटरों में देखा जा रहा है। पूर्व प्रधान अनिल प्रकाश और सूखा के साथ में हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो जीत के दावे कर रहे हैं। ये जनता का प्यार जो आप दिखाई दे रहा है और ये जनता के आशीर्वाद से जीत में कोई संदेह नहीं है। 2010 में 8,422 मतों से जिताने का काम किया था इसी जनता ने और ये जनता इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है और कम से कम 10,000 के पार इस जीत का अंतर ले जाने को।
प्रधान जी, हम दो बात अगर देखें, गाजियाबाद पहले नंबर की उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत धनौली है, और दो बड़े काम हुए। सबसे पहले 8,422 मतों से जीतकर आपने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड हासिल किया, और उसके बाद में विकास कार्यों को लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आखिर किस तरीके की लहर आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में आपके वहाँ कन्नी भी खड़ी हुई है? न कोई कन्नी है, न कोई अन्नी है, और न कोई पन्नी है, यहाँ तो सिर्फ इमली है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि जो उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जो एक कीर्तिमान बनाया था, ग्रीन बुक में नोट है उत्तर प्रदेश की में 8,422 मतों से जिताने का, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये जीत 10,000 के पार ले जाएंगे। रही बात विकास की, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकास कराने का श्रेय अगर मिला है तो ग्राम पंचायत धनौली को मिला है, जिसने 11,67,65,000 के विकास कार्य कराए हैं, और उसी का नतीजा है आज भी विकास कार्य चल रहे थे, मगर कुछ शरारती तत्वों ने उस विकास कार्य की शिकायत करके रुकवा दिया है, जबकि उन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति डीएम साहब से मैं ले चुका था। तो ये विकास की जीत होगी और ये धनौली की जनता की जीत होगी। इस बार का हम जो चुनाव देख रहे हैं, विकास पर होगा, शिक्षा पर होगा, या किस और मुद्दे पर होने जा रहा है? ये विकास के मुद्दे का चुनाव है, क्योंकि जनता में हमारा जो प्रेम प्यार है, जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में हम हमेशा साथ रहते हैं, और उसी का नतीजा आप देख रहे होंगे। ये जन सैलाब के रूप में, जो मैं कभी विधानसभाओं के चुनावों में भी इस तरीके की नुक्कड़ सभाएं नहीं देख पाता हूँ, जो एक पंचायत चुनाव में ये विशाल जनसभा के रूप में ये नुक्कड़ सभाएं मैं देख रहा हूँ, तो इससे ज्यादा मेरे लिए गौरवान की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पूर्व प्रधान रहे, 8,422 मतों से जीते अनिल प्रकाश सूखा से हमारी बात हुई। इस समय हम बात कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी और ग्राम पंचायत धनौली के जो प्रत्याशी हैं, उनके पति राजू प्रधान से। आखिर किस तरीके का जनसैलाब आपको दिख रहा है? देखिए, कोई यूं ही जलजला पैदा नहीं होता है। लोगों से जुड़ोगे, उनके दुख दर्द में शरीक रहोगे, उनकी सुनोगे, समस्याओं का समाधान करोगे, तब जनता जो इतना प्रेम प्यार करती है। ये जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है कि जनता कितना स्नेह और प्यार करती है इस परिवार को। आगामी 15 अप्रैल के दिन जब मतदान हो जाएगा, 2 मई को परिणाम आएगा, तो सब आपके सामने होगा कि जनता धनाधन इस प्रधान परिवार से कितना प्रेम प्यार करती है। क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? बिल्कुल टूटेगा सब इस वर्ष। 100% जो मेरे भाई ने अनुज ने 2010 में बनाया था 8,422 मतों का रिकॉर्ड,